जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका जीके जीएस ट्रेंडिंग में स्वागत है। आज हम दोस्तों आप लोगों से झारखंड सचिवालय का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। तो जो भी हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक नहीं देखे होंगे जाकर के देख सकते हैं। सभी को दो पार्ट में बनाया गया है। और जो भी इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम आएगा कमेंट करके बताइएगा। और जो भी हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते होंगे उस सभी का दोस्तों लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न, और ये दोस्तों बता दें कि सिर्फ झारखंड सचिवालय के लिए ही नहीं बल्कि आप झारखंड में आगामी जो भी झारखंड दरोगा पुलिस किसी का भी एग्जाम होगा उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अच्छा लगे दोस्तों कमेंट कर प्रोत्साहित कीजिएगा। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों से कि झारखंड के हेमंत सरैया को सामाजिक कार्यों के लिए किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा, जी हाँ दोस्तों, किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो सिंगापुर के राष्ट्रपति के द्वारा। कहाँ के दोस्तों? सिंगापुर के राष्ट्रपति के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, तो झारखंड के हेमंत सरैया कहाँ के दोस्तों? झारखंड के। ठीक है, उनको सामाजिक कार्यों के लिए किस कार्य क्षेत्र में दिया गया इनको दोस्तों? तो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में देश के राष्ट्रपति, तो सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा लोक सेवा पदक 2022 से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, सिंगापुर के राष्ट्रपति के द्वारा झारखंड के हेमंत सरैया को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दोस्तों, ठीक है, लोक सेवा पदक 2022 से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर इसका बी होगा। चलिए, और दोस्तों सभी को पीडीएफ तो शेयर कर ही दिया जाता है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप लोग पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, ठीक है, और पूरा वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 2 देखिए कि मुख्यमंत्री सुकन्या, जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री सुकन्या का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री सुकन्या का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदल करके दोस्तों अब सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है दोस्तों? सावित्रीबाई फुले, ठीक है, किशोरी समृद्धि योजना। किसका नाम बदल करके? तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदल दिया गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदल करके अब सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर डी होगा। चलिए, प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3, ठीक है, कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में झारखंड के किस व्यक्ति को शामिल किया गया? जी हाँ दोस्तों, झारखंड के किस व्यक्ति को इसमें शामिल किया गया है? तो झारखंड के दोस्तों जो प्रज्वल पांडे है दोस्तों, कौन है दोस्तों? प्रज्वल पांडे, इनको शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का जो कोर टीम है दोस्तों उसमें झारखंड के जो प्रज्वल पांडे और शामिल किया गया। और बता दें दोस्तों कि 25 अक्टूबर 2022 को भारतीय मूल के पहले जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है ऋषि सुनक। और ऋषि सुनक ने दोस्तों अपने कोर टीम में प्रज्वल पांडे को शामिल किया गया है। और प्रज्वल पांडे का दोस्तों झारखंड के धनबाद जिला से संबंध है, मतलब कि दोस्तों प्रज्वल पांडे झारखंड के धनबाद जिला के रहने वाले हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 क्या है कि झारखंड के किस जिले से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? जी हाँ दोस्तों, तो झारखंड के दोस्तों रांची जिला से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, रांची जिला के साथ साथ दोस्तों झारखंड के कुल 6 जिला से होकर के, तो कुल 6 जिला कौन कौन से दोस्तों? तो देखिए, बोकारो, याद रखिए, बोकारो है, रामगढ़ है, रांची है, लोहरदगा है, गुमला है और लातेहार है। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी होगा दोस्तों कि झारखंड के रांची जिले से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। एक बार फिर से सुनिए दोस्तों, कहाँ कहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो बोकारो पहला, दूसरा रामगढ़, ठीक है, तीसरा रांची, चौथा लोहरदगा, पांचवा गुमला और छठा लातेहार। इन 6 जिलों से होकर के झारखंड से दोस्तों, इन झारखंड की इन 6 जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। देखिए, रांची इसलिए फेमस है दोस्तों क्योंकि रांची राजधानी है और भारत में एकमात्र राजधानी है दोस्तों जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, मतलब राज्य की राजधानी, ठीक है, जो कि रांची है। तो ये रांची काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए, प्रश्न नंबर 5 देखिए कि निम्न में से कौन सी नदी बिहार एवं झारखंड को विभाजित करने का कार्य करती है? जी हाँ दोस्तों, तो यह है गंगा नदी और सोन नदी। जी हाँ दोस्तों, गंगा नदी और सोन नदी झारखंड और बिहार को कैसे ये अलग करने का काम करती है, एक बार आप समझिएगा कि दोस्तों जब आप जो सोन नदी है ये दोस्तों पलामू और गढ़वा से होते हुए बहती है। ठीक है, और जाकर के यह दोस्तों पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सा? सोन नदी। तो सोन नदी गंगा नदी की दक्षिणी सहायक नदी है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी प्रश्न बनता है बार बार। और क्या याद रखना है कि पश्चिम में दोस्तों पलामू गढ़वा की तरफ ये झारखंड और बिहार को अलग करती है। कौन? तो सोन नदी। लेकिन दोस्तों जो गंगा नदी है, ठीक है, ये राजमहल के क्षेत्र यानी कि साहेबगंज जिला में दोस्तों ये झारखंड और बिहार को अलग करती है। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा।
चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए कि प्रश्न नंबर 6 में क्या कहता है कि झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना कौन सी है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा राजमहल ट्रैप। जी हाँ दोस्तों, झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना राजमहल ट्रैप है दोस्तों। कौन है? राजमहल ट्रैप। इसका सही आंसर सी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, गलत कथन बताना है। तो हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। पहला कथन क्या है कि यह भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो सही है दोस्तों, जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दोस्तों, याद रखिएगा। दूसरा क्या है कि दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना 7 जुलाई 1948 को की गई थी दोस्तों। तो ये भी सही है। जी हाँ दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना की जो शुरुआत है 7 जुलाई 1948 को की गई थी। तीसरा क्या है? तीसरा देखिए दोस्तों कि दामोदर नदी पर स्वतंत्र भारत के प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई थी। तो ये भी सही है दोस्तों, मतलब कि तीनों कथन सही है। तो इसका सही आंसर डी होगा दोस्तों। देखिए तिलैया बांध कोनार नदी पर 1953 में बना दोस्तों। तो ये गलत है। तिलैया बांध दोस्तों कहाँ पर बना है? तो जो तिलैया बांध है दोस्तों आप लोगों का ये दोस्तों आपका बराकर नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर बना है दोस्तों? तो कोनार नदी पर ना होकर के यह बराकर नदी पर। जी हाँ दोस्तों, ये जो तिलैया बांध है यह बराकर नदी पर बना हुआ है। और यह कब बना हुआ है दोस्तों? बराकर नदी पर तिलैया बांध तो लगभग 1953 में ही बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। और कोनार बांध दोस्तों, कोनार जो बांध है दोस्तों वो कोनार नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वन आधारित उद्योग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो साबुन दोस्तों। देखिए वन आधारित उद्योग नहीं है तो साबुन कैसा उद्योग है दोस्तों? सही इसका आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, साबुन उद्योग। साबुन उद्योग दोस्तों वन आधारित उद्योग नहीं है दोस्तों। वन आधारित मतलब दोस्तों कि वन पे उसका आधार हो, मतलब कि जैसे कि माचिस दोस्तों, माचिस किससे बनता है? लकड़ी से, ठीक है। तो ये वन आधारित उद्योग है। प्लाईवुड दोस्तों ये भी दोस्तों लकड़ी से बनता है, इसलिए वन आधारित उद्योग है। लाख उद्योग दोस्तों ये भी वन से, चूँकि जो लाख है लाह बोला जाता है दोस्तों, इसको लाख नहीं बोला जाता है, लाह बोला जाता है, ठीक है। तो यह दोस्तों वन से यानी कि पेड़ से प्राप्त किया जाता है लाह, ठीक है। इसलिए माचिस के उद्योग, प्लाईवुड उद्योग और लाह उद्योग ये सभी के सभी दोस्तों वन आधारित उद्योग होंगे। लेकिन साबुन उद्योग दोस्तों ये केमिकल उमिकल से मिलाकर के बनाया जाता है, ठीक है। तो यह दोस्तों क्या है? वन आधारित उद्योग नहीं है। कौन सा? साबुन। साबुन क्या है दोस्तों? तो वन आधारित उद्योग नहीं है। सही आंसर इसका ए होगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बहुत सी इकाइयाँ भारत के विभिन्न राज्यों में फैली हुई हैं, ठीक है। तो झारखंड में स्थापित इकाई की पहचान करें। तो झारखंड में जो है दोस्तों इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स है दोस्तों। कौन सा है? इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा दोस्तों कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की जो दोस्तों अनुषंगिक इकाई है इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स। आईसीसी का मतलब क्या हो दोस्तों? इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स झारखंड में स्थापित की गई है, जो कि कॉपर संबंधी कार्यों की देखभाल करती है। इसका सही आंसर बी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 कि अभ्रक की खाने अधिकतर निम्न जिले में से पाई जाती है दोस्तों। तो अभ्रक की जो खाने हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाएगा दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा ये कोडरमा में पाया जाएगा और गिरिडीह में पाया जाएगा। मतलब कि इसका सही आंसर डी होगा दोस्तों। क्या होगा? डी होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ दोस्तों? तो झारखंड में जो अंग्रेजों का प्रवेश होता है दोस्तों 1767 में होता है। कहाँ कब होता है दोस्तों? तो 1767 में। बता दें दोस्तों कि झारखंड में तो 1767 में सिंहभूम के क्षेत्र से होता है। कहाँ से? सिंहभूम का क्षेत्र। तो सिंहभूम का क्षेत्र कौन है दोस्तों? तो आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। ये सिंहभूम के क्षेत्र कहलाते हैं। और सिंहभूम के क्षेत्र में दोस्तों प्रवेश के दौरान जो अंग्रेज का जो सेनापति था दोस्तों, कौन था अंग्रेज का सेनापति? और सेनापति को हम लोग कमांडर भी बोलते हैं। तो कमांडर था, उसका नाम था फर्ग्यूसन। क्या नाम था उसका? फर्ग्यूसन। याद रखिएगा दोस्तों। यह झारग्राम के राजा को पराजित किया था सबसे पहले। जो अंग्रेज का जो कमांडर था दोस्तों, ठीक है, जिसका नाम था फर्ग्यूसन, उसने सबसे पहले झारग्राम के राजा को पराजित किया था। कब किया था? तो 1767 में। याद रखिएगा। तो झारखंड में अंग्रेजों का जो प्रवेश होता है दोस्तों वो झारखंड के दक्षिणी भाग से होता है, ठीक है। झारखंड का दक्षिण में ही दोस्तों स्थित है पश्चिमी सिंहभूम, और दक्षिण पूरब में है दोस्तों पूर्वी सिंहभूम। मतलब कि जो सिंहभूम का जो क्षेत्र है दोस्तों वो दक्षिण पूरब में स्थित है। याद रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे दक्षिण के भाग से ही उन लोग का एंट्री होता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। कब होता है? 1767 में। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 12 कि निम्न में से किस शासक ने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा? जी हाँ दोस्तों, निम्न में से किस शासक ने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा
और झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण की। जी हाँ दोस्तों, तो उसका सही नाम होगा आदिल खान सेकेंड। कौन होगा दोस्तों? आदिल खान द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, आदिल खान द्वितीय जो शासक था उसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण की। इसका सही आंसर डी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए कि प्रश्न नंबर 13 में क्या है कि निम्न में से किसने घोषणा की अबुआ राज एके जाना महारानी राज टुंडू? जी हाँ दोस्तों, तो इसका तो सही आंसर होगा दोस्तों बिरसा मुंडा, लीगेंड बिरसा मुंडा। जी हाँ दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा। तो जो भगवान बिरसा मुंडा है वे घोषणा करते हैं कि अबुआ राज एके जाना महारानी राज टुंडू। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है कि और इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि मुंडा राज अब शुरू हो गया है और महारानी जो विक्टोरिया थी उनका राज अब दोस्तों यहाँ पे समाप्त हो गया है। यही इसका मतलब हुआ दोस्तों कि अब मुंडाओं का राज शुरू हो गया है और जो महारानियों का जो राज हुआ करता था वो समाप्त हो गया है। वही हुआ दोस्तों कि अबुआ राज एके जाना महारानी राज टुंडू। तो ये कहा गया है दोस्तों बिरसा मुंडा के द्वारा। किसके द्वारा? बिरसा मुंडा के द्वारा। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए कि निम्न में से किसे, ठीक है, गांव में बसा शहर कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, गांव में बसा जो शहर है मैक्लुस्कीगंज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मैक्लुस्कीगंज। जी हाँ दोस्तों, तो मैक्लुस्कीगंज दोस्तों गांव में बसा शहर है, इसलिए यह प्रसिद्ध है दोस्तों। और यहाँ पे बहुत ठंड पड़ता है। यहाँ पे दोस्तों एंग्लो इंडियन को बसाया गया था। किसको बसाया गया था? एंग्लो इंडियन को। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के मैक्लुस्कीगंज को दोस्तों गांव में बसा शहर के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना एंग्लो इंडियंस को बसाने के लिए, ठीक है, कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? तो कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा 1933 में किया गया था। कब किया गया था? 1933 में कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा 1933 में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 कि कौलेश्वरी मंदिर किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, जो कौलेश्वरी मंदिर है वो चतरा जिला में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? तो चतरा जिला में। याद रखिए जो कौलेश्वरी मंदिर है दोस्तों झारखंड के चतरा जिला में, और चतरा जिला के दोस्तों कोल्हुआ पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पे है? तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कोल्हुआ पहाड़ी झारखंड के किस जिला में है, तो आप बताएंगे चतरा जिला में है। और पूछा जाएगा कि कौलेश्वरी मंदिर किस पहाड़ी पर है दोस्तों, तो आपको क्या बताइएगा? तो भी आपको बताना होगा दोस्तों कौलेश्वरी मंदिर झारखंड के चतरा जिला में कोल्हुआ पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? कोल्हुआ पहाड़ी पर झारखंड के चतरा जिला में कौलेश्वरी मंदिर स्थित है। और बता दें दोस्तों कि जो कौलेश्वरी मंदिर है यह हिंदुओं का, बौद्धों का और जैनों, इन तीनों का दोस्तों तीर्थ स्थल है या फिर धर्मावलंबियों का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। ठीक है, इस पहाड़ पर दोस्तों जैन धर्म के जो 10वें तीर्थंकर थे शीतलनाथ, वे यहाँ पे जाप तप करते हैं। और जैन महाकुरान के रचनाकार जिनसेन ने यहाँ पर साधना किया था। पूछा जाता है प्रश्न दोस्तों, ठीक है, कि जैन महाकुरान के रचनाकार कौन है, तो उनका नाम है जिनसेन। तो इसका तो सही आंसर होगा दोस्तों डी। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 16, प्रश्न नंबर 16 कि झारखंड में 1857 के विद्रोह की मुख्य प्रेरक कौन थे दोस्तों? बताइए 1857 के जो विद्रोह के मुख्य प्रेरक थे झारखंड में, उनका नाम बताना दोस्तों। उनका नाम था ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। उनका नाम क्या है दोस्तों? ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। जी हाँ दोस्तों, तो झारखंड में 1857 के विद्रोह के जो मुख्य प्रेरक थे उनका नाम था ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। और विद्रोहियों ने इन्हें अपना नेता चुना था, अपना लीडर चुना था। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए प्रश्न नंबर, अब हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 17। काफ़ी मज़ा आ रहा होगा दोस्तों सभी को, तो सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितना अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए गांधी जी जब पहली बार रांची आए थे तब किसके निमंत्रण पे आए थे दोस्तों? मतलब किसके बुलावे पर गांधी जी सबसे पहले रांची आए थे दोस्तों? तो उनका नाम है श्याम कृष्ण सहाय। किसके कहने पे दोस्तों? श्याम कृष्ण सहाय। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी सबसे पहले रांची आए थे। कब आए थे दोस्तों? तो 3 जून 1917 को। किसके कहने पे? तो अपने दोस्त श्याम कृष्ण सहाय के कहने पे। इसका सही आंसर बी होगा दोस्तों। एक बार इनके बारे में बता दें दोस्तों कि महात्मा गांधी के चरण झारखंड की धरती पर पहली बार कब पड़ा था दोस्तों? तो 4 जून 1917 को। बता दें दोस्तों कि 3 जून 1917 को इनके जो बेटा और इनकी जो पत्नी थी, ठीक है, वे 3 जून 1917 को आए थे। लेकिन 4 जून 1917 को, एक दिन के बाद, महात्मा गांधी की चरण दोस्तों रांची की धरती पर पड़ता है। ठीक है, 1917 में चंपारण आंदोलन के दौरान, ठीक है, 21 दिनों तक महात्मा गांधी रांची में यानी कि झारखंड में रुके थे। और चंपारण जो आंदोलन हुआ था उसकी जो रूपरेखा तैयार की गई थी गांधी जी के द्वारा, वो रांची में ही तैयार किया गया था। कितने दिनों तक रह करके दोस्तों? 21 दिनों तक ये रहे थे। कब आए थे सबसे पहले? तो 3 जून 1917 को दोस्तों, 3 जून 1917 को ये सबसे पहले रांची आए थे।
चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए कि निम्न में से किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विश्वनाथ सहदेव। जी हाँ दोस्तों, विश्वनाथ सहदेव के द्वारा 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किसका दोस्तों, तो मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों, यानी कि असत्य है, इसको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें दोस्तों देखिए 1913 में गिरिडीह में खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे निर्मल चंद्र बनर्जी ने चिपकाए थे दोस्तों। तो ये सही है दोस्तों। ठीक है, अगला है कि राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, और आगे क्या है, आगे देखिएगा कि अमरनाथ बनर्जी रक्त रंजित क्रांति से भारत को मुक्त कराना चाहता था दोस्तों। ये गलत है दोस्तों, यही गलत है। अगला क्या है कि मनोरंजन गुहा गिरिडीह के क्रांतिकारी धन मुहैया कराते थे। जी हाँ दोस्तों, तो जो मनोरंजन गुहा थे गिरिडीह के क्रांतिकारियों को धन देते थे या फिर उनको धन मुहैया कराते थे। ठीक है, तो ये भी सही है, बी भी सही है, ए भी सही है दोस्तों। तो इसका सही आंसर सी होगा दोस्तों। 19 का जो सही आंसर होगा सी होगा। देखिए टाटा कंपनी में कार्यरत थे कौन, अमरनाथ बनर्जी। ठीक है, और ये रक्त रंजित क्रांति से भारत को मुक्त कराना चाहते थे, इसलिए 1908 ईस्वी में इन्होंने न्यूयॉर्क से, ठीक है न्यूयॉर्क कहाँ पे है दोस्तों, यूएसए में, यहाँ से स्पष्ट घोषणा किया था कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त कराया जा सकता है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सी। ठीक है, चूंकि यहाँ पे गलत कथन बताना था तो गलत कथन यही है, यानी कि सही आंसर सी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए, प्रश्न नंबर 20 कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि गलत कथन बताना है दोस्तों। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग जेल में रखा गया था दोस्तों। ठीक है, सॉरी इसमें गलत कथन बताना है ना। तो दोस्तों सही बात है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में हुआ था, उस टाइम दोस्तों राजेंद्र बाबू को, यानी कि राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग के जेल में रखा गया था। और हजारीबाग जेल में राम वृक्ष बेनीपुरी के, ठीक है, बंदी कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकला था दोस्तों। तो ये भी सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही है दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग के जेल में रखा गया था और हजारीबाग जेल में राम वृक्ष बेनीपुरी ने बंदी कैदी, जी हाँ दोस्तों, राम वृक्ष बेनीपुरी की कविता कथा तो सभी लोग पढ़े होंगे, तो वही बोल रहा है कि हजारीबाग जेल में राम वृक्ष बेनीपुरी ने बंदी कैदी दोस्तों नामक पत्रिका को हस्तलिखित, यानी कि हाथ से लिख करके निकाला था। आगे क्या है दोस्तों, आगे क्या है कि हजारीबाग जेल में बंद महामाया प्रसाद सिन्हा, जी हाँ दोस्तों, हजारीबाग जेल में बंद महामाया प्रसाद सिन्हा द्वारा मुक्ति नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था दोस्तों, बताइए। तो इसका ये दोस्तों गलत है दोस्तों। ठीक है, बता दें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दोस्तों हजारीबाग जेल में बंद महामाया प्रसाद सिन्हा एवं भवानी दयाल सन्यासी के द्वारा दोस्तों कारागार, जी हाँ दोस्तों, कौन सा हस्तलिखित था दोस्तों, तो कारागार नामक हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था दोस्तों। उसका नाम क्या था, तो कारागार पत्रिका। किसके द्वारा निकला था दोस्तों, तो जो कारागार पत्रिका है दोस्तों वो महामाया प्रसाद सिन्हा के द्वारा और भवानी दयाल सन्यासी के द्वारा हाथ से लिख करके निकाला गया था। जिसका सही आंसर दोस्तों सी होगा। चूंकि इसमें गलत कथन बताना था तो गलत कथन सी है दोस्तों, इससे सही आंसर सी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए कि पुरखा लड़ाके, ठीक है, पुरखा लड़ाके किसका राज है, ठीक है, झारखंड एवं अंतहीन समरगाथा असुर सिरिंग तथा आदिम राग पुस्तक किसकी रचना है दोस्तों। तो ये जो सभी पुस्तक हैं, ये सभी पुस्तक दोस्तों वंदना टेटे के हैं। किसका, वंदना टेटे। जी हाँ दोस्तों, पुरखा लड़ाके किसका राज है, झारखंड एवं अंतहीन समरगाथा, और भी दोस्तों इनके जो हैं कि असुर सिरिंग हैं, असुर सिंह के साथ दोस्तों आदिम राग, पुरखा झारखंडी, ठीक है, साहित्यकार, ठीक है, नए साक्षात्कार, ये सभी पुस्तकें वंदना टेटे के हैं। किसका है दोस्तों, वंदना टेटे। इसका सही आंसर डी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए, प्रश्न नंबर 22 की, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं दोस्त। देखिए कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा सही सुमेलित इसमें नहीं है ये बताना है आपको। देखिए दोस्तों, कोचे कोडबा दोस्तों, इसके जो रचनाकार हैं, जो रचना है दोस्तों कोचे कोडबा, इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है
सोलेमान मुर्मू। कोचे कोडबा के रचनाकार कौन है? सोलेमान मुर्मू। याद रखिए दोस्तों, कोचे कोडबा सोलेमान मुर्मू। ठीक है। घने अंधकार की ओर दोस्तों गोपाल दास मुंजल। घने अंधकार की ओर गोपाल दास मुंजल। ठीक है। और सृष्टि की सांझ दोस्तों, इसके रचनाकार का नाम क्या है दोस्तों? तो सृष्टि की सांझ। जी हाँ दोस्तों, सृष्टि के सांझ। और इसके जो रचनाकार हैं दोस्तों उनका नाम है सिद्धनाथ कुमार। क्या नाम है उनका दोस्तों? सिद्धनाथ कुमार। ठीक है। और याद रखिए दोस्तों, खेरवाल बांसो धर्म पुंथी, इसके रचनाकार का नाम है मांझी रामदास टुडू। क्या नाम है दोस्तों? मांझी रामदास टुडू। खेरवाल बांसो धर्म पुंथी, इसके रचनाकार का नाम है मांझी रामदास टुंडू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 कि मिशेल बेंजामिन लकड़ा, अरुणा मिश्रा, लक्ष्मी पांड्या, ठीक है, पांड्या ठीक है, तथा दिवाकर प्रसाद का संबंध किस खेल से है? तो इन सभी का जो संबंध है दोस्तों बॉक्सिंग से है। किससे है? बॉक्सिंग से। जी हाँ दोस्तों, मिशेल बेंजामिन लकड़ा ये क्या खेलती हैं? बॉक्सिंग खेलती हैं। अरुणा मिश्रा क्या खेलती हैं दोस्तों? तो ये भी बॉक्सिंग खेलती हैं। और दोस्तों दिवाकर प्रसाद ये भी बॉक्सिंग से संबंधित हैं। चलिए प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों अब 24, प्रश्न नंबर 24 महेंद्र सिंह धोनी से दोस्तों। महेंद्र सिंह धोनी बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, इनसे संबंधित प्रश्न है। देखिए महेंद्र सिंह धोनी ने अपना अंतिम T20 मैच किस देश के साथ खेला था? जी हाँ दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना जो अंतिम T20 क्रिकेट मैच जो खेला था दोस्तों वो श्रीलंका के साथ खेला था। किसके साथ दोस्तों? श्रीलंका के साथ। याद रखिएगा दोस्तों, और वो भी दोस्तों 2017 में श्रीलंका के साथ महेंद्र सिंह धोनी अपना अंतिम T20 मैच खेलते हैं। देखिए महेंद्र सिंह धोनी के बारे में ज़्यादा जानना अनिवार्य रूप से दोस्तों हो जाता है कि चूँकि हम लोग झारखंड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके बारे में, और झारखंड के दोस्तों इतने देश के मतलब दुनिया के महान खिलाड़ी हैं दोस्तों, तो उनके बारे में जानना बहुत ही अति आवश्यक है। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है? जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों बिरहोर जनजाति। जी हाँ दोस्तों, बिरहोर जनजाति। जो बिरहोर जनजाति है इसको शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में जाना जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, साथ ही साथ कौन कौन सी जनजाति है दोस्तों बिरहोर जनजाति के साथ? कोरवा जनजाति है, ठीक है, हिल खड़िया जनजाति है, हंटर जनजाति, हंटर और खंटर जनजाति, इन सभी को दोस्तों क्या कहा जाता है? खाद्य संग्राहक जनजाति के रूप में जाना जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। तो सही इसका आंसर होगा दोस्तों ए कि बिरहोर जनजाति शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों कि संगीत के, ठीक है, इन प्रकार में से कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, फागुन के महीने में। तो फागुन के महीने में दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत सिंपल, बहुत साधारण प्रश्न, फगुआ गाया जाता है। जो भी झारखंड के लोग होंगे दोस्तों उन सभी को अच्छे से पता होगा कि संगीत के दोस्तों फगुआ के दिनों में दोस्तों, फागुन के महीने में दोस्तों क्या गाया जाता है? फगुआ गाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 27 कि झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन है? दोस्तों बताइए कि झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन है? तो एक दोस्तों ये हो जाएगा जनानी झूमर। दोस्तों जनानी झूमर लोक संगीत का एक रूप है दोस्तों। कौन सा? जनानी झूमर। चलिए दोस्तों, जनानी झूमर दोस्तों एक मतलब नागपुरी लोक नृत्य है और यह दोस्तों महिलाओं के द्वारा इसमें नृत्य किया जाता है। किसमें? जनानी झूमर में। प्रश्न नंबर 28 देखिए कि यह त्यौहार मुख्यतः पशुओं के लिए है दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा त्यौहार पशुओं के लिए है? तो जो वंदना त्यौहार है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? वंदना त्यौहार। यह पशुओं के लिए दोस्तों। वंदना त्यौहार किसके लिए है? पशुओं के लिए। याद रखिए दोस्तों कि कार्तिक अमावस्या को मनाया जाने वाला जो वंदना पर्व है दोस्तों वह पशुधन से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, जो वंदना त्यौहार है वह पशुधन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, बिटलाहा क्या है दोस्तों? बताइए बिटलाहा क्या है दोस्तों? तो बिटलाहा एक प्रकार का दोस्तों सजा है दोस्तों। बिटलाहा क्या है? एक प्रकार का सजा है, संथाल जनजाति में दिया जाता है दोस्तों। जब कोई भी यौन से पीड़ित मतलब किसी को हो जाता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो जो भी मतलब अपराधी रहता है उसको बिटलाहा दिया जाता है सजा। और जब उसको फिर से समाज में शामिल होना होता है, ठीक है, तो वह दोस्तों क्या करता है? पार्टी देता है लोगों को, ठीक है, पार्टी या फिर मतलब उसको भोजन कराता है, उसके बाद वो फिर से शामिल हो जाता है। तो बिटलाहा एक प्रकार की सजा है दोस्तों, काफ़ी बड़ा सजा है दोस्तों बिटलाहा, ठीक है। जनजातीय समाज में संथाल जनजातियों में दोस्तों कठोर सजा इसको बोला जाता है। किसको? बिटलाहा को। और इसमें क्या कहा जाता है दोस्तों कि समाज से उसको भगा दिया जाता है या फिर समाज से उसे बहिष्कृत कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30 कि निम्नलिखित में से किसे झारखंड का वायलिन कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, झारखंड का वायलिन
केंद्रा को कहा जाता है दोस्तों। किसको? केंद्रा को दोस्तों। कि बांस होता है दोस्तों, उसमें दोस्तों लौकी का कुछ मतलब सुखा करके उसमें, ठीक है, दोनों तरफ से करके और बजाया जाता है केंद्रा को, ठीक है। तो झारखंड का वायलिन के नाम से केंद्रा को जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि झारखंड का वायलिन किसको कहा जाता है, तो केंद्रा को कहा जाता है। देखिए प्रश्न नंबर 31 की निम्नलिखित में से कौन सा कथन झारखंड के जनजातीय समाज के बारे में गलत है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा कथन है जो कि झारखंड के जनजातीय समाज के बारे में गलत है। तो पहला कथन देखिए आप लोग दोस्तों, पहला कथन क्या है कि जनजातीय गांव के पूजा स्थल को सरना कहा जाता है दोस्तों। तो सही है कि जनजातीय गांव के जो पूजा स्थल है उसको सरना कहा जाता है। दूसरा है कि झारखंड का जनजातीय समाज मातृसत्तात्मक है दोस्तों। तो यही है दोस्तों गलत, यही गलत है। तो इसका सही आंसर कौन होगा? सही आंसर इसका बी होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे उनको गलत कथन ही छांटना था, गलत कथन ही बताना था। तो गलत कथन कौन सा है? बी है। झारखंड का जो जनजातीय समाज है दोस्तों वो मातृसत्तात्मक न होकर के यह पितृसत्तात्मक है। कैसा है दोस्तों? पितृसत्तात्मक। याद रखिएगा, पितृ माने पिता के तरफ से दोस्तों, मतलब जो भी किया जाता है दोस्तों मालिकाना हक एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो झारखंड का जो जनजातीय समाज है वह मातृसत्तात्मक नहीं है बल्कि पितृसत्तात्मक है। और चावल से बनी शराब का, ठीक है, प्रिय पेय पदार्थ है दोस्तों। मतलब कि चावल से जो शराब बनता है दोस्तों वह इनका मतलब सबसे ज़्यादा प्यारा पीने वाला पदार्थ होता है, ठीक है, हड़िया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 के तरफ कि झारखंड के कौन से गवर्नर ने 2013 में JSCA स्टेडियम का उद्घाटन किया था। तो सही आंसर होगा दोस्तों सैयद अहमद, डॉक्टर सैयद अहमद। जी हाँ दोस्तों, जो डॉक्टर सैयद अहमद हैं ये दोस्तों झारखंड के दोस्तों, ठीक है, 8वें गवर्नर के रूप में जाने जाते हैं। कौन? डॉक्टर सैयद अहमद। और इन्होंने दोस्तों 2013 में JSCA स्टेडियम का उद्घाटन किया था। कौन? डॉक्टर सैयद अहमद। चलिए प्रश्न नंबर 33 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 देखिए कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था। जी हाँ दोस्तों, तो यह 2001 में अस्तित्व में आया था। देखिए झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। इसके अनुसार पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप त्रिस्तरीय था दोस्तों। कैसा था? त्रिस्तरीय, जिसमें कि दोस्तों महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था। महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण? तो 50% आरक्षण दिया गया था। सही आंसर इसका बी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखिए कि जल क्रांति अभियान के संबंध में, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है। जी हाँ दोस्तों, जल क्रांति अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये पूछ रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, राज्य में इसकी शुरुआत वित्तीय वर्ष 2015-16 में की गई है दोस्तों। तो सही है। इसके तहत राज्य के 24 जिलों के 48 ग्राम, प्रत्येक जिले में, ठीक है, 2 ग्राम जल ग्राम के रूप में चयनित हुए दोस्तों। तो ये भी सही है कि प्रत्येक गाँव में प्रत्येक जिला में दोस्तों कितना गांव? 2 गांव, ठीक है। कुल 48 ग्राम है दोस्तों। तो 24 जिला में कितना हो जाएगा? 48 ग्राम, चूँकि हर जिला में 2-2 ग्राम चयनित किया गया है, जल ग्राम के रूप में चयनित किया गया। किस रूप में दोस्तों? तो जल ग्राम के रूप में। आगे क्या है कि चयनित सभी 48 जल ग्राम केंद्रीय सहायता हेतु केंद्र की सूची में शामिल हो गए हैं दोस्तों। तो सही है कि सभी जो 48 जिला का चयन किया गया है, 48 ग्राम का, और हर जिला से 2-2 ग्राम, उन सभी का दोस्तों केंद्रीय सहायता हेतु, ठीक है, केंद्र की सूची में उसको शामिल कर दिया गया है। मतलब कि सही आंसर इसका डी होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी सही हैं। प्रश्न नंबर देखिए 35, प्रश्न नंबर 35 देखिए इसके बारे में कि कोचिंग एंड एलाइड योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। जी हाँ दोस्तों, कोचिंग और एलाइड योजना के बारे में सही कथन को चुनना है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों कि 2021-22 में झारखंड सरकार द्वारा, ठीक है, किस लिए शुरुआत की गई थी, ठीक है। और यह योजना अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था। कौन सा दोस्तों? कोचिंग एंड एलाइड योजना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? दोनों कथन सही हैं। तो 1 और 2 दोस्तों सी में है, यानी कि 35 का सही आंसर सी हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 36 देखिए कि समर का मतलब दोस्तों समर, यानी कि स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन योजना के बारे में सत्य कथन को चुनना है दोस्तों। तो जो 36 है दोस्तों, इसमें दोस्तों देखिए, इसमें इस योजना की शुरुआत
29 सितंबर 2021 को झारखंड में हेमंत सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर की गई थी। तो सही है दोस्तों। और इस योजना की शुरुआत कुपोषण को दूर करने के लिए किया गया है। तो ये भी सही है दोस्तों। मतलब कि इसका सही आंसर सी होगा। एक और दो दोनों हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। देखिए, जेपी आंदोलन के आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला झारखंड देश का दोस्तों दूसरा राज्य बन गया। पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य बिहार है दोस्तों। उसी तरह से जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला झारखंड जो देश का है दोस्तों, झारखंड देश का दूसरा राज्य बन गया है। तो पहला राज्य तो कोई ना कोई होगा दोस्तों। तो पहला राज्य कौन सा होगा? बिहार होगा। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 38। प्रश्न नंबर 38 कि संथाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं। इनमें से कौन सरहुल का दूसरा नाम है दोस्तों? तो जो सरहुल का दूसरा नाम होगा दोस्तों, उसका नाम है बाहा परब। उसको बाहा परब के रूप में भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? बाहा परब। जी हाँ दोस्तों। संथाल, देखिए संथाल विभिन्न नामों से, ठीक है, नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं दोस्तों। ठीक है। तो वे सरहुल को क्या कहते हैं? संथाल समाज। तो उनके द्वारा दोस्त को बाहा कहा जाता है, फिर बाहा परब के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 39 की वाद्य यंत्र थाला को खाली स्थान द्वारा तैयार किया जाता है। जी हाँ दोस्तों। तो जो वाद्य यंत्र थाला होता है दोस्तों, उसको कैसे तैयार किया जाता है? कांसा से। कैसे? कांसा से। जी हाँ दोस्तों। वाद्य यंत्र थाला को कांसा के द्वारा तैयार किया जाता है। प्रश्न नंबर 40 देखिए कि झारखंड के तांती और मल्होर समुदाय झारखंड के किस प्रकार की शिल्प कला से जुड़े हैं दोस्तों? तो ये सभी के सभी जो है दोस्तों धातु का काम करते हैं। किसका काम? धातु के। तो झारखंड के तांती और मल्होर समुदाय झारखंड के किस प्रकार की शिल्प कला से जुड़े हैं? तो किससे जुड़े हुए हैं दोस्तों? तो झारखंड के तांती और मल्हेर जो समुदाय है धातु के काम से जुड़े हुए हैं। और ये दोस्तों धोकरा कला के नाम से इसको जाना जाता है। धातु के काम से जुड़े हैं इसलिए इसे धोकरा कला कहा जाता है। सही आंसर इसका डी होगा। ठीक, वही पूछ रहा है कि झारखंड के तांती और मल्होर समुदाय झारखंड के किस प्रकार की शिल्प कला से जुड़े हैं दोस्तों? तो धातु का भी काम करते हैं, इसलिए उन लोगों को दोस्तों धातु के काम करने के कारण को धोकरा कला के रूप में भी, धोकरा कला के नाम से भी जाना जाता है, धोकरा कला। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों सामान्य अध्ययन की तरफ। इसमें देखिए कि हाल ही में पशुओं में, ठीक है, लंपी रोग फैलने की खबर आई है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों। पशुओं में लंपी रोग फैलने की खबर आई है, जिससे कि पशुओं के शरीर पर फोड़े हो रहे हैं। लंपी रोग का कारक क्या है दोस्तों? बताइए। लंपी रोग का कारक है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वायरस। क्या है दोस्तों? वायरस। क्या है? वायरस। जी हाँ दोस्तों। हाल ही में पशुओं में लंपी रोग फैलने की खबर आई है, जिससे पशुओं के शरीर पर दोस्तों फोड़े हो जा रहे हैं लंपी रोग में। तो लंपी रोग का कारक क्या है दोस्तों? तो वायरस है। यानी कि पशुओं के शरीर पर जो फोड़ा हो जा रहा है दोस्तों, वह लंपी रोग के कारण हो रहा है, जिसमें कि वायरस है। चलिए प्रश्न नंबर 42 देखिए। प्रश्न नंबर 42 कि कौन सा सुमेलित है दोस्तों? ठीक है, कौन सा यहाँ पे सुमेलित है आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये पहले का ही है, मतलब 1-2 साल पुराना करंट अफेयर्स है, तो इसको मत ही रटिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम लोग प्रश्न नंबर 43 की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, शशि थरूर ने इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी दोस्तों? बताइए। शशि थरूर ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? यानी कि शशि थरूर बहुत ज़्यादा पुस्तक लिख चुके हैं दोस्तों। तो देखिए, शशि थरूर की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं दोस्तों बुकलेस है दोस्तों। कौन सा है? बुकलेस है। और कौन सा है दोस्तों शशि थरूर का? देखिए दोस्तों, शशि थरूर का जो पुस्तक है, शशि थरूर ने से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है आपको ये बताना है। ठीक है, तो वे नहीं लिखे दोस्तों एक बार देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, वाई आई एम अ हिंदू, ये किसका पुस्तक है? वाई आई एम अ हिंदू, तो ये शशि थरूर का पुस्तक है दोस्तों। और कौन सा है दोस्तों? हिंद स्वराज नहीं है दोस्तों। हिंद स्वराज पूछिएगा किसका पुस्तक है, तो ये बाल गंगाधर तिलक का हिंद स्वराज पुस्तक है। आप याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हिंद स्वराज पुस्तक किसका है, यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और दोस्तों आपको बताना होगा जो हिंद स्वराज पुस्तक है वो बाल गंगाधर तिलक का है। और द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये किसका पुस्तक है? ये भी दोस्तों शशि थरूर का पुस्तक है। और एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये भी दोस्तों शशि थरूर का पुस्तक है। ये भी शशि थरूर। और वाई आई एम हिंदू, ये भी शशि थरूर का ही पुस्तक है। यानी कि दोस्तों इसका जो सही आंसर है, कौन सा पुस्तक नहीं लिखी गई है दोस्तों? तो हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 44 देखिए कि हाल ही में सुप्रसिद्ध पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। इनका
दोस्तों ये क्या थे, तो जो पंडित बिरजू महाराज हैं ये क्या थे दोस्तों, तो ये कथक नृत्यक थे दोस्तों। कथक करते थे कौन, पंडित बिरजू महाराज। और दोस्तों कथक उत्तरी भारत में ही होता है, ठीक है। तो कथक और कथकली कहाँ पे होता है दोस्तों, दक्षिण भारत में, केरल में, याद रखिएगा। लेकिन कथक जो होता है दोस्तों बिरजू महाराज के द्वारा किया जाता था। और जो बिरजू महाराज है इनका पिछला ही साल दोस्तों लगभग जनवरी 2022 में निधन हो गया था। और जनवरी 2022 में इनका निधन हो गया था। काफ़ी प्रसिद्ध प्रश्न है दोस्तों ये, पंडित बिरजू महाराज। और इनका जो संबंध है दोस्तों लखनऊ राजघराने से है। कहाँ से है, बिरजू महाराज का, पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है लखनऊ राजघराने से है। और ये कथक करते थे। प्रश्न नंबर 45 की 18वां G20 शिखर सम्मेलन का 2023 में किस देश में आयोजित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये जो 2023 में है भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत में कहाँ पे, तो दिल्ली में। और इसके जो शेरपा हैं दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, इसके जो शेरपा हैं उनका नाम है अमिताभ कांत। जी हाँ दोस्तों, 17वां जो G20 शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ था कहाँ पे, इंडोनेशिया में। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में होगा और भारत के दिल्ली में होगा। कहाँ पे होगा दोस्तों, दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 46 कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ देश दिया है, एक तरफ राजधानी। तो बहरीन का राजधानी क्या होगा दोस्तों, तो जो बहरीन है, बहरीन की राजधानी मनामा होगा दोस्तों, सही दिया हुआ है। बेल्जियम का राजधानी क्या होगा दोस्तों, ब्रुसेल्स। बेल्जियम का राजधानी, तो बेल्जियम का राजधानी दोस्तों ब्रुसेल्स। और ब्राज़ील की राजधानी दोस्तों ब्राज़ीलिया होगा, यही गलत है दोस्तों। और यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सही आंसर सी है दोस्तों। सी जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया होगा दोस्तों। और केप टाउन शायद साउथ अफ्रीका की राजधानी है। साउथ अफ्रीका का राजधानी आप सभी लोग जो भी वीडियो देख रहे होंगे वे कमेंट करके बताइएगा। चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग है, चीन की राजधानी बीजिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 47 कि निम्न में से किस देश की मुद्रा पीसो है दोस्तों। बताइए किस देश की जो मुद्रा है, ठीक है, किस देश की मुद्रा पीसो है दोस्तों। तो आपको इसमें बताना है सही आंसर। तो जो पीसो है दोस्तों कोलंबिया में भी चलता है, अर्जेंटीना में भी चलता है, चिली में भी चलता है, उरुग्वे में भी चलता है, यानी कि सही इसका आंसर होगा डी, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 48 कि रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध, ठीक है, किस देश के राष्ट्रीय गान से नहीं है दोस्तों। बताइए किस देश के राष्ट्रीय गान से। तो भारत में भी गाया जाता है, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी दोस्तों, तो श्रीलंका में नहीं गाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर का जो संबंध है किस देश के राष्ट्रीय गान से नहीं है, तो श्रीलंका के, यानी कि 48 का नहीं दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा पाकिस्तान होगा दोस्तों, नल्ला पाकिस्तान होगा दोस्तों, नल्ला पाकिस्तान। आप सभी लोग कमेंट करके इसको नल्ला पाकिस्तान बोलिएगा, ठीक है। कि रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध, ठीक है, किस देश के राष्ट्रीय गान से नहीं है, तो पाकिस्तान के राष्ट्रीय गान से नहीं है, क्योंकि उन लोग का अपना है, भारत का है, श्रीलंका का है, बांग्लादेश, इन सभी का, ठीक है, किससे है, भारत से है, भारत के रविंद्रनाथ टैगोर से है उन लोग का जो राष्ट्रीय गान है दोस्तों। प्रश्न नंबर 49 की हिंदी को राजभाषा के रूप में, ठीक है, संवैधानिक मान्यता कब मिली थी। तो इनको जो संवैधानिक मान्यता है दोस्तों 14 सितंबर 1949 को मिली थी। कब मिली थी, 14 सितंबर 1949 को। जी हाँ दोस्तों, हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता 14 सितंबर 1949 को मिला है। चलिए प्रश्न नंबर 50 कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखिए दोस्तों, और बोला गया कि दिए गए उपर्युक्त कथनों में से सही कथन की पहचान करें। इसमें सही कथन की फिर पहचान करना है दोस्तों। देखिए गौतम बुद्ध की माता दोस्तों जो है कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, तो सही है दोस्तों। और क्या है, 23वें जो दूसरा है वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुखिया चेटक की पुत्री थी दोस्तों, तो ये गलत है। नहीं दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। और 23वें जो तीर्थकर थे पारसनाथ, वे बनारस के रहने वाले थे दोस्तों, तो सही है, ये बनारस के रहने वाले थे, ठीक है, यानी कि सही आंसर का सी होगा 1 और 3। देखिए प्रश्न नंबर 51 कि अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। जैसे जजिया कर, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि जजिया कर की संपत्ति, ठीक है, यह कब हुआ, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को देखना है ना। तो जजिया कर की जो संपत्ति है दोस्तों, जजिया कर की संपत्ति 1564 में। अगला क्या है दोस्तों, इबादत खाना का निर्णय कब हुआ दोस्तों, ठीक है, इबादत खाना का निर्माण, निर्णय नहीं, 1575 में दोस्तों। कब हुआ, 1575 में। देखिए
आपका हो गया दोस्तों महजर पर हस्ताक्षर। जी हाँ, तो महजर पर हस्ताक्षर यह कब हुआ? तो ये 1579 में हुआ। और दीन, जी हाँ दोस्तों, दीन इलाही की स्थापना ये कब होता है? तो दीन जो इलाही की स्थापना 1582 में होता है। चलिए, सभी कथन सही है। और देखिए, मजहर पर हस्ताक्षर, दीन इलाही की स्थापना, ठीक है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। मतलब कि दोस्तों आप ईस्वी सबका लिख लीजिए, सबका ईस्वी एक बार लिख लीजिए, उसके बाद सही क्रम में इसको सजाना है। जैसे कि 1564 में जजिया कर की समाप्ति हो गया, ठीक है। इबादत खाना का जो निर्माण है 1575 में होता है। महजर का हस्ताक्षर दोस्तों 1579 में होता है। और उसके बाद दीन इलाही की स्थापना 1582 में होता है। चलिए, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 1, 2, 3, 4 यानी कि सी होगा। देखिए 52 प्रश्न, ठीक है, कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? जी हाँ दोस्तों, अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 1556 अवध का विलयन या विलय बोलिए, ठीक है। 1556 ईस्वी में अवध का विलय। चलिए, प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, आपको बता दें, ठीक है, कि लॉर्ड डलहौजी के दोस्तों डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या फिर व्यपगत का सिद्धांत जो है दोस्तों, उसके अंतर्गत कुछ राज्यों को विलय किया गया था या फिर एक में मिलाया गया था। जैसे कि सबसे पहले सतारा महाराष्ट्र में है, उसको 1848 में मिलाया गया। जैतपुर एवं संभलपुर दोस्तों, ठीक है, यह दोस्तों 1850 में हो गए। बघात जो कि 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 53 देखिए, कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? जी हाँ, तो कौन एक सही सुमेलित है, ये आपको सिर्फ बताना है। जैसे कि महात्मा गांधी मूक नायक दोस्तों, ये गलत है। मूक नायक किसके द्वारा लिखा गया है? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ठीक है। मूक नायक किसका पुस्तक है? अंबेडकर साहब का। बाल गंगाधर तिलक का दोस्तों कौन सा? तो यंग इंडिया दोस्तों किसका है? तो ये है गांधी जी का। यंग इंडिया किसका है? गांधी जी का। एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ दोस्तों, ये सही है, एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ। और बी आर अम्बेडकर का कौन सा है दोस्तों? तो मूक नायक, ठीक है, बी आर अम्बेडकर का मूक नायक। केसरी किसका है दोस्तों? तो केसरी तिलक साहब का है, बाल गंगाधर तिलक का। चलिए प्रश्न नंबर 54 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 54, कि 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 54 का, ये होगा जवाहरलाल नेहरू। चूँकि दोस्तों 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है, यानी कि सही आंसर 54 का ये होगा। चलिए प्रश्न नंबर 55 देखिए, कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा, ठीक है, कब पारित किया गया था? जी हाँ दोस्तों, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा यह कब पारित किया जाता है? तो यह दोस्तों पारित किया जाता है 22 जनवरी 1947 को। कब किया जाता है? 22 जनवरी 1947 को। चलिए प्रश्न नंबर 56, कि सूचियों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सूचियों को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। तो 56 नंबर देखिए 7वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? 7वीं अनुसूची में तो विधायी शक्तियों का वितरण है दोस्तों, इसमें विधायी शक्तियों का वितरण। 8वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? तो भाषा। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। 10वीं अनुसूची में दोस्तों कुछ दल परिवर्तन के आधार पर निरहता। जी हाँ दोस्तों, तो ये हो जाएगा 10वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा? तो 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। जी हाँ दोस्तों, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। चलो प्रश्न नंबर 57 देखिए, प्रश्न नंबर 57, कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार के रूप में हो गया दोस्तों। किस अधिकार के रूप में? यह मूल अधिकार के रूप में। बता दें दोस्तों कि जो 86वां संविधान संशोधन है दोस्तों, कौन सा? 86वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा, ठीक है, यह कब हुआ था? 2002 में। जी हाँ दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, जो प्राथमिक शिक्षा है इसको मूल अधिकार का दर्जा दे दिया गया। और इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में दोस्तों नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, ठीक है, जिसके अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि राज्य 6-14 वर्ष की आयु से सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था देगी। तो सही आंसर इसका होगा बी, मूल अधिकार। प्रश्न नंबर 58 देखिए दोस्तों,
प्रश्न नंबर 58 कि किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ, तो किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में, ठीक है, विचार करना है कि उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं गवर्नर को दोस्तों, तो सही है, उसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं, तो ये भी सही है। ये भी 58 का ये भी सही है, यानी कि इसका जो सही आंसर है दोस्तों सभी, यानी कि चारों, क्योंकि ऊपर का तो दोनों सही है दोस्तों कि उसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं और उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है दोस्तों, तो ये भी सही है। और सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं दोस्तों, तो ये भी सही है, मतलब कि सभी सही हैं, यानी कि इसका सही आंसर डी होगा। प्रश्न नंबर 59 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 59 कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। भारतीय संविधान के 73वां संशोधन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोस्तों, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है और इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया दोस्तों, यानी कि इसका सही आंसर सी होगा। ठीक है, कि 73वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें पंचायतों की स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। चलिए 59 का तो सही आंसर इसका दोस्तों सी होना चाहिए। ठीक है, सी होगा। चलिए अब 60 नंबर देखिए कि भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन कैसे किया जाता है दोस्तों। तो यह किया जाता है NSO यानी नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय आय और समंकों का आकलन हम लोग करेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, NSO। प्रश्न नंबर 61 की वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? तो जो सीमा शुल्क है दोस्तों, कौन सा सीमा शुल्क ये शामिल नहीं किया गया है। प्रश्न नंबर 62 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 62 देखिए दोस्तों, भारत देख लीजिए इसको थोड़ा, हाँ देखिए, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है दोस्तों। इसका तात्पर्य क्या होता है? तो इसका जो तात्पर्य होता है दोस्तों, राजकीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, राजकोषीय घाटा हमको क्या बताता है कि राजकोषीय घाटा हमको यह बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की ज़रूरत है। तो राजकोषीय घाटा, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल डिफिसिट। क्या बोलते हैं? फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, इससे पता चलता है। चलिए प्रश्न नंबर 63 देखिए, प्रश्न नंबर 63 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य सर्वांगीण मानव विकास था दोस्तों। तो सही है कि 8वीं जो पंचवर्षीय योजना था इसमें इसका उद्देश्य था जो प्रमुख, ठीक है, कि वो सर्वांगीण मानव का विकास करना। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने पर बल दिया गया। यानी कि सही आंसर डी होगा इसका, एक और दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 64 कि रेड डेटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, बताइए। रेड डेटा बुक, ठीक है, इसका जो प्रकाशन है किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो इसका जो प्रकाशन है, ठीक है, IUCN किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो IUCN के द्वारा। ठीक है, 1964 में स्थापित रेड डेटा बुक के अंतर्गत वैसे प्रजातियों का रखा जाता है जो कि दोस्तों क्या होते हैं, जिन पर विलुप्त होने का दोस्तों खतरा मंडराते रहता है, उनको इसमें शामिल किया जाता है रेड डेटा बुक में। प्रश्न नंबर 65 कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है दोस्तों, अम्ल वर्षा। ठीक है, तो जो अम्ल वर्षा है दोस्तों, अम्ल वर्षा यह नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड इन सभी के द्वारा दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण के, मतलब ये सभी पर्यावरण प्रदूषण करते हैं, आप ये बोल सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 65 सॉरी दोस्तों, प्रश्न नंबर 66 देखिए, प्रश्न नंबर 66 कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा हम लोग का जो सीमा है दोस्तों वो किससे लगता है, तो बांग्लादेश से दोस्तों, सॉरी हाँ, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो किस श्रेणी में करना है, तो विस्तार आरोही क्रम। आरोही मतलब दोस्तों बढ़ते क्रम में दोस्तों, कि शुरू में सबसे छोटा तो सबसे कम हम लोग का जो लगता है सबसे ज़्यादा तो बांग्लादेश से। तो या तो इसका आंसर बी होगा या फिर डी होगा दोस्तों, दो ही जगह है। बांग्लादेश से कम फिर दोस्तों चीन होगा, तो ये भी सही है दोस्तों, चीन ये भी सही है, क्योंकि इस दोनों में है
अब चीन से कम दोस्तों नेपाल होगा कि पाकिस्तान होगा दोस्तों, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान होगा, इसलिए इसका सही आंसर बी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा 66 का, बी होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 67 की तरफ। देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है दोस्तों? तो गुजरात जो है दोस्तों, ठीक है, गुजरात की तट रेखा, ठीक है, सबसे लंबी है, याद रखिएगा। गुजरात की तट रेखा कितना है दोस्तों? लगभग 7,500 किलोमीटर। चलिए प्रश्न नंबर 68, सॉरी दोस्तों, सिर्फ इसी का नहीं, देखिए कि गुजरात की जो तट रेखा है, ठीक है, सबसे लंबी है, और भारत का जो तट रेखा की जो कुल लंबाई है दोस्तों, टोटल, मतलब कि आप वहाँ गुजरात से स्टार्ट करिए, इधर दोस्तों आप पश्चिम बंगाल तक चले जाइए, तो लगभग 7,500 किलोमीटर आ जाता है। चलिए प्रश्न नंबर दोस्तों 68 कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों? तो गंगा नदी भी गिरता है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी, लेकिन और गोदावरी नदी दोस्तों, ये भी सही है, महानदी, ठीक है, कृष्णा, कावेरी दोस्तों, यानी कि ए और बी इसका सही आंसर इसका डी होगा दोस्तों। सही आंसर डी होगा कि गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी, ये सभी की सभी नदियाँ दोस्तों कहाँ पे गिरती हैं? तो ये सभी की सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 69 कि सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर सूचियों के नीचे दिए गए कोड से चुनिए। देखिए सूची को सूची 2 से, तो दोस्तों आपको इसमें मिलाना है। देखिए जो शंकु जो वृक्ष है दोस्तों, ये कहाँ पे होता है? तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में होता है। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पे होता है दोस्तों? तो उष्णकटिबंधीय जो वन है ये साइलेंट वैली में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? साइलेंट वैली। और साइलेंट वैली कहाँ पे है? भारत के केरल राज्य में है। पतझड़ वन कहाँ पे होंगे दोस्तों? पतझड़ वन देखिए कच्छ वनस्पति कहाँ पे होगा? तो कच्छ वनस्पति जो है दोस्तों, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं अच्छे से। देखिए जो कच्छ वनस्पति है यह सुंदरवन में होगा दोस्तों। कहाँ पे होगा? सुंदरवन में। और पतझड़ कहाँ पे होगा दोस्तों? राजस्थान में। पतझड़ कहाँ पे होगा? राजस्थान में। चलिए आप सभी मिला लीजिएगा। प्रश्न नंबर 70 दोस्तों, प्रश्न नंबर 70 देखिए कि सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए लव है इसके लिए दोस्तों। अबरक कहाँ पे है दोस्तों? अबरक कोडरमा में, झारखंड का कोडरमा में, अबरक झारखंड के कोडरमा में, ठीक है। खेतड़ी कहाँ पे है? खेतड़ी सबसे पहले बताना दोस्तों, कोरबा कहाँ पे है? खेतड़ी तो सबको पता है दोस्तों, राजस्थान में। और खेतड़ी जो राजस्थान में है दोस्तों, यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? खेतड़ी राजस्थान में तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों आपको बता दें कि जो लौह है इसके लिए, ठीक है, लौह है इसके लिए कौन सा प्रसिद्ध है? कोयला किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों बताइए? कोयला दोस्तों कोरबा। कोरबा कहाँ पे है? शायद छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और यह कोरबा जो कोयला के लिए छत्तीसगढ़ में है, यह कोरबा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और कोरबा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। और लौह है इसके लिए दोस्तों क्योंझर। क्योंझर कहाँ पे है? क्योंझर आपका दोस्तों उड़ीसा में पड़ेगा। क्योंझर कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है। तो लौह है इसके लिए क्योंझर उड़ीसा में है। इसलिए तो दोस्तों पूर्वी जमशेदपुर में टाटा को बैठाया गया है ताकि हम लोग उड़ीसा से भी दोस्तों उसको खींच सके, ठीक है, क्योंझर से लौह है इसको। तो आप मिला लिए यहाँ पे दोस्तों कि लौह के लिए क्योंझर कहाँ पे है? उड़ीसा में। तांबा के लिए दोस्तों खेतड़ी राजस्थान में है। कोयला के लिए कोरबा दोस्तों, कोयला के लिए कोरबा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। और अबरक दोस्तों कोडरमा झारखंड में है। तो आज के दोस्तों सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते होंगे तो आप दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।